हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राघव नीटेक्स संकल्प वेदांतु पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 11th की 11th स्कूल सीरीज में आप सब लोगों को आज मैं पढ़ाने वाला हूं हाइड्रोकार्बन लेक्चर 4। आज के लेक्चर में हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा। आज के लेक्चर का जो मेन टारगेट हमारा रहेगा वो है एरोमेटिसिटी एंड बेंजीन। मतलब टिपिकली बेसिकली मैं बात करूं तो मुझे इस चैप्टर में आज बेंजीन के बारे में बात करनी है। और आज इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं तो जो हाइड्रोकार्बन में हमारे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट एरिया है वो सारा का सारा आज बचा कुचा कवर हो जाएगा। अगर मैं अभी तक जो लेक्चर्स आए हैं उस लेक्चर्स में से 4 लेक्चर्स हाइड्रोकार्बन के, ये चौथा लेक्चर है। तो चौथे लेक्चर्स में से पहला लेक्चर एल्केन के बारे में है, दूसरा लेक्चर एल्कीन, तीसरा एल्काइन और चौथा आज बेंजीन के बारे में होने जा रहा है। जो सेकंड लेक्चर है दैट इज एल्कीन, और जो ये हमारा फोर्थ लेक्चर है दैट इज बेंजीन प्रिपरेशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेटली अगर हम बात करते हैं तो एरोमेटिसिटी। ये 2 लेक्चर्स पूरे हाइड्रोकार्बन पे अगर मैं रखता हूं तो टॉप प्रायोरिटी पे। अगर मुझसे कोई पूछे कि नहीं सर आप दोनों में से भी किसी को लिस्ट करिए, मैं बोलूंगा कि मतलब जो एल्कीन वाला लेक्चर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले लेक्चर्स में भी ये चीज़ बोल चुका हूँ कि एल्कीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब एरिया या टॉपिक इन दिस चैप्टर एंड द सेकंड वन इज दिस बेंजीन। इस बेंजीन के अंदर भी एक रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी रिएक्शंस आपने लगभग पढ़ी होगी और वो एक ही रिएक्शंस टाइम टेकिंग है, उसी को समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए बच्चे, तो ज़्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करते हुए हम एरोमेटिसिटी पे बढ़ते हैं। एरोमेटिसिटी मीन्स बेसिकली वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनसे एरोमा एक खुशबू हमारे पास आती है। मतलब हमारे पास कोई ऑर्गेनिक सैंपल रखा हुआ है। पहले जमाने में क्या होता था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स थे हम बोलते थे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थ्रू विच या फ्रॉम विच एरोमा कम्स आउट। तो जिससे एरोमा मिलती है वो हमारे पास क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। बाय द टाइम जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हमने देखा, ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन या बेंजोनॉइड सिस्टम्स थे। तो एक इसकी ना एक डेफिनेशन बनाई गई कि भैया हाँ इस टाइप के कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कहेंगे। जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए बात करते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड को बेसिकली बच्चों अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 नहीं, इस बोर्ड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा, एक और दूसरा, और इसके बाद तीनों में ऐसे करके मैंने एक, दिस इज अ सेकेंड एंड दिस इज अ थर्ड, यहां पे मैंने ले लिया एरोमेटिक। यहां पर हमने लिया क्योंकि एक्चुअली एरोमेटिसिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता हूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिवाइड इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड, we can divide into the 3 part, that is the aromatic, anti-aromatic, anti-aromatic और तीसरा आता है नॉन एरोमेटिक। क्या आता है बेटा, नॉन एरोमेटिक। अब इसको कैसे पहचाने भाई, हमने ये 3 क्लास ऑफ कंपाउंड डिवाइड तो कर दिए पर हम इसको कैसे पहचाने कि भैया यहाँ कौन सा कंपाउंड किस में आएगा, कौन किस में आएगा, हमें कैसे पहचानना है भाई। यही तो टास्क है इस चैप्टर के अंदर और इस टॉपिक के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यही हमारा टास्क है। पहले हमने ना कुछ देखा कि जो कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं वो पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हैं, जो एंटी एरोमेटिक हैं वो पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हैं। अगर वो कुछ नहीं है इनमें से तो वो किसी कंडीशन में इन दोनों कंडीशंस को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको एरोमेटिक कंपाउंड फॉलो करते हैं। सबसे पहला, ठीक है, पहला होता है हमारे पास प्लिनैरिटी। सबसे फर्स्ट आता है प्लिनैरिटी। ये अभी से हमारे उसमें मतलब वो होने लगा, प्लिनैरिटी मीन्स प्लेनर, प्लिनैरिटी कंपाउंड शुड बी प्लेनर। सेकंड होता है, दूसरा आता है साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक होना चाहिए, या अगला पॉइंट में कुछ ऐसा लिखता, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग। भाई साइक्लिक है तभी तो रिंग होगी। हमारे पास तीसरा होना चाहिए, तीसरा कंडीशन होता है
complete conjugation of pi electron in the ring. ठीक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन मीन्स रिंग जो है वो कंप्लीटली, रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली कॉन्जुगेट यानी कि डीलोकलाइज होना चाहिए, इधर से उधर कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि गया यहां से जहां तक आया फिर वापस आ गया, मतलब कंप्लीट नहीं साइकिल कर रहा। इस केस में साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए। अभी आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। शुड फॉलो या रिंग या कॉन्जुगेटेड सिस्टम शुड कंटेन, यानी कि जो हमारे पास कॉन्जुगेशन है रिंग शुड कंटेन या फॉलो द हक्कल रूल। इसी को बोलते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। ये क्या होता है, कैसे है, इसको अभी नेक्स्ट स्लाइड में, यानी कि अभी जो अपकमिंग स्लाइड होगी उसमें हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? अगर मैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करता हूं तो वो कौन सी कंडीशन फॉलो करनी चाहिए? पहली प्लिनैरिटी, यस बिल्कुल प्लिनैरिटी। दूसरी अगर मैं बात करता हूं प्लिनैरिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई साहब। सेकंड कंडीशन अगर मैं बात करूं तो सेकंड कंडीशन जो है हमारे पास, क्या साइक्लिक होना चाहिए? यस बच्चे, साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। तीसरा अगर हम बच्चे चलते हैं साइक्लिक के साथ, कंप्लीट कॉन्जुगेशन इसके अंदर भी होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द रिंग। ठीक है, तीसरे के अलावा चौथा ही रूल, भाई अभी तक कहोगे सर सब तो सेम हो गया, फोर्थ रूल ही चेंज हो जाता है। अब फोर्थ रूल क्या कहता है? शुड फॉलो द 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल in the ring, ये if the given compound is not aromatic and anti-aromatic then it is, हमारे पास क्या हो जाएगा? no, sorry, aromatic and anti-aromatic। if the given compound do not follow any one condition of the aromatic and anti-aromatic then the given compound is, then the given compound is हमारे पास क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। चलिए बच्चे, अब ना मतलब ये कंडीशन हो गई, तो जो मेरे को कंडीशन लिखानी है वो एक कंडीशन ये लिखानी है, जो हमारे पास हक्कल रूल क्या है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल क्या है। सो द फर्स्ट थिंग इज हक्कल रूल। हक्कल रूल ये कहता है रिंग शुड कंटेन, मतलब द रिंग शुड कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन
where 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 n is equal to 0, 1, 2 and so on for aromaticity. For aromaticity. For aromaticity ring should contain means रिंग जो है जहां मैं साइक्लिक रिंग की बात कर रहा हूं उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. इट मीन्स रिंग के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम बोलेंगे कि इट शुड फॉलो द 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन. मैं पहले से कैलकुलेशन समझा देता हूं. लेट सपोज n की वैल्यू 1 आई तो पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास कितने होने चाहिए. पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 4 इंटू 0 नहीं सॉरी मैं यहां पहले 0 लेता हूं. इसकी वैल्यू मैं पहले क्या लेता हूं 0. 4 इंटू 0 प्लस 2 यानी कि अगर किसी रिंग के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हम उसे बोलेंगे और उसके अंदर कॉन्जुगेशन बाकी अदर कंडीशंस भी फॉलो होनी चाहिए. हम बोलेंगे कि ये रिंग 4n+2 यानी हक्कल रूल फॉलो कर रही है. इफ n इज इक्वल टू 1 आ गया तो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए. दैट शुड बी 4 इंटू 1 प्लस 2 और इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन. या तो 2 हो या 6 हो. अगर n इज इक्वल टू मैं 2 लिखता हूं तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके पास 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज अ 10 पाई इलेक्ट्रॉन. अगर इसी तरीके से मैं n इज इक्वल टू 3 पुट करूं तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या निकल के आएगा मेरे पास 4 इंटू 3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा अभी तो 4 इंटू 3 प्लस 2 दैट इज अ 14 पाई इलेक्ट्रॉन. यानी कि एंड सो ऑन चलता चला आएगा 2, 6, 10, 14, 18, 18 के बाद 22 लाइक दिस 4 के गैप में ये चलता चला है. अगर कहीं किसी सिस्टम के पास रिंग में इतने इलेक्ट्रॉन है 2, 6, 4, 2, 6, 10, 14, 18, 22 अगर इस रेशियो में चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन इस रेशियो में कह रहा हूं मतलब इस गैप के साथ चल रहे हैं तो मीन समझ लीजिए वो एरोमेटिक रिंग है. अब हमारे पास आता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल. बेसिकली आप समझ ही गए होंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल्स मींस n यहां पर क्या है n स्टार्ट होगा 1, 2, 3 एंड सो अगर मैं n की वैल्यू बच्चों अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो हाउ मैनी पाई इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास फॉर एंटी एरोमेटिक सिस्टम फॉर एंटी एरोमेटिक सिस्टम फॉर एंटी एरोमेटिक सिस्टम तो पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो जाएंगे. पाई इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करता हूं तो पाई इलेक्ट्रॉन बेटा हो गए हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन. अगर n इज इक्वल टू 2 रखता हूं तो पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हो गए दैट इज द 8 पाई इलेक्ट्रॉन. तो n इज इक्वल टू अगर मैं 3 रखता हूं तो पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास बच्चों हो जाते हैं 12 पाई इलेक्ट्रॉन. यानी कि एंड सो ऑन अगर किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में 4, 8, 12, 16, 20, 24 लाइक इस गैप के साथ गैप यहां पर भी 4 का ही है बट अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या कहलाएगा एरोमेटिक सिस्टम. बाकी सारे कंपाउंड इसके अलावा नॉन एरोमेटिक कैटेगरी में आ जाएंगे. अच्छा एक चीज और स्टेबिलिटी ऑर्डर की मैं बात करता हूं तो हमारे पास जो कोई स्टेबिलिटी ऑर्डर की मैं बात करता हूं स्टेबिलिटी ऑर्डर तो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं एरोमेटिक देन नॉन एरोमेटिक देन एंटी एरोमेटिक. Than anti-aromatic. Generally, aromatic compounds are more stable than non-aromatic, anti-aromatic. So बच्चों अब हम क्या करते हैं कुछ सिस्टम हम देखते हैं सम बेंजनो मतलब सम सिस्टम सम एरोमेटिक सिस्टम और सम नॉन एरोमेटिक. अगर मैं बात करता हूं
तो आपको एक सिस्टम ये देखिए, ये होता है साइक्लोब्यूटाडाइईन। दिस इज अ साइक्लोब्यूटाडाइईन। अब इसको चेक करते हैं, क्या ये साइक्लिक है? साइक्लिक तो आप सब लोगों को दिख गया। क्या ये प्लेनर है? क्या ये प्लेनर है? यस, प्लेनर भी है, क्योंकि 4 मेंबर रिंग है, जनरली हमें प्लेनर मिलेगी, क्योंकि सब पर हाइब्रिडाइजेशन जो है, अगर सभी चीजों पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल जाए, ये तो दिख भी नहीं रहा होगा, तो हमारे पास अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल जाए, दैट इज sp2 sp2 और sp2 और sp2, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल जाए तो समझ लीजिएगा वो प्लेनर है। बट ऐसा हर जगह नहीं है, अभी अगले ही केस, अगले से अगला केस ही जो है वो नॉन प्लेनर निकल जाएगा। सो क्या प्लेनर है, साइक्लिक है, क्या कॉन्जुगेशन है? यस, सिंगल डबल ऐसे कॉन्जुगेशन चल जाएगा। तो यस, हमारे पास कॉन्जुगेशन भी है। तो और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पाई इलेक्ट्रॉन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सो ये जो फॉलो कर रहा है, फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, फॉलो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी पीछे दिखाया था, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो इन सब का कंक्लूजन इसके लिए क्या बता रहा है? इट इज एंटी एरोमैटिक। चलिए अब कुछ थोड़े से एक बेंजोनाइड्स, एक सिस्टम और बात कर लेते हैं। एक दैट इज द बच्चे बेंजीन। ये क्या है? बेंजीन। अगर मैं इसकी बात करता हूं बेंजीन की, तो इसमें हमारे पास क्या साइक्लिक है? सबसे पहली कंडीशन यस। क्या हमारे पास प्लेनर है? यस, बेंजीन इज अ प्लेनर कंपाउंड। क्या हमारे पास ये कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन, यस, कॉन्जुगेशन है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज होता है, इसमें वेल नोन है, फेमस है। क्या ये फॉलो कितना कर रहा है? इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इट मींस फॉलो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। जब ये रूल फॉलो कर रहा है तो ये चारों कंडीशन को देखते हुए मैं बोलूंगा दिस सिस्टम इज एरोमेटिक। और बेंजीन एक वन ऑफ द फेमस एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन एक वन ऑफ द फेमस एरोमेटिक कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा। और उसके सिस्टम, इससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड है वो सारे, ठीक है। हमारे पास ये बेंजीन हो गया। अब एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं। एक एग्जाम्पल क्या है, अगर हम बात करते हैं तो एक कंपाउंड मेरे पास ये बन के आता है, एंड दिस इज, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट इज अ साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन। साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन, साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन। क्या ये साइक्लिक है? ये साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? बस ये प्लेनर नहीं है। एक्चुअली इट एग्जिस्ट। जहां प्लेनरिटी इसकी, सबसे पहले इसी सीक्वेंस में चेक करना है, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन एंड देन पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली होता क्या है, ये नेचर में जो एग्जिस्ट करता है, इट इज एग्जिस्ट समथिंग लाइक दिस। यहां पर ये कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करता है, टब शेप में। ये टब शेप में एग्जिस्ट करने की वजह से अपनी प्लेनैरिटी लूज कर देता है, तो ये कंपाउंड बनता है नॉन प्लेनर, सॉरी नॉन प्लेनर कह रहा हूं, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। अब हमारे पास एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सम एरोमेटिक कंपाउंड की मैं लिस्ट आपको बना के दे रहा हूं।
आपको वो चीज बस ध्यान रखनी है ताकि आपके स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ध्यान आ जाए। सम बेंजोनॉइड, सम एरोमेटिक बेंजोनॉइड सिस्टम, सम एरोमेटिक बेंजोनॉइड सिस्टम। आपको अगर सम एरोमेटिक बेंजोनॉइड सिस्टम की मैं बात करता हूं तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? सम एरोमेटिक बेंजोनॉइड सिस्टम में सबसे पहला देखो बेंजीन तो है ही भैया, बेंजीन को तो नहीं भूलना है। सिस्टम बेंजीन नहीं है तो भैया एरोमेटिक बेंजीन, ये कहलाता है बेंजीन। दूसरा ये कहलाता है नेफ्थलीन, जब 2 बार कनेक्ट हो जाता है ये, दिस इज नेफ्थलीन। ये नेफ्थलीन बच्चों वही है, आपने देखा होगा यूरिन मतलब जो वॉशरूम में व्हाइट कलर की बॉल, नेफ्थलीन बॉल्स, जिसे मार्केट में फिनाइल की गोलियां भी बोलते हैं, ठीक है। इन्हें जब विंटर्स होती है, सॉरी जब विंटर्स के कपड़े रखे जाते हैं, रजाई गद्दे हम रखते हैं बक्सों के अंदर या फिर दीवान के अंदर, तो बेड बॉक्स के अंदर, सो ये गोलियां वहां पर डाल के रखते हैं ताकि कपड़ों में कीड़े ना लगें या फिर कपड़ों में फॉल स्मेल ना आना शुरू हो जाए सीलन की वजह से या डिफरेंट। नेफ्थलीन एक हमारे पास देखा जाए तो सब्लिमेशन होता है इसका, ये सीधे सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होती है, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है। अब हमारे पास एक आता है, एक सिस्टम आता है ये 3 बार, एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये कनेक्टेड है। दिस इज नोन एज ए एंथ्रासीन। अच्छा, एक एरोमेटिक सिस्टम और बचता है, यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं अगले पेज पे चलता हूं, आप पॉज कर दीजिएगा वीडियो, तब आपसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सम एरोमेटिक सिस्टम में हमारे पास एक लिखना है, अगर हम लिखते हैं एक लिखना है हमें, इस तरीके से आप डायग्राम बनाइए, फिर एक ऐसे, ये, फिर देखिए ध्यान से इसके ऊपर ये और ऐसे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहां डबल बॉन्ड आ गया तो यहां। अच्छा, इसी को दूसरे रेफरेंस में, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं तो देखो यही एक तरीका इसको बनाने का कुछ ऐसा भी है हमारे पास, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके इस तरीके से ये भी है। अब यहां पर डबल बॉन्ड आया हुआ है तो यहां पर, यहां पे डबल बॉन्ड आया हुआ है तो यहां पर। दिस स्ट्रक्चर इज सेम, बस इसको ऐसे उठा के रख दिया, ऐसे दिखा दे रहा है कुछ ऐसे, सो पलट के ऐसे पलट दिया है, इसका नाम हो जाता है फिनांथ्रीन। ये कुछ सिस्टम आपको याद रखना है। थोड़ा सा एग्जांपल, और एनसीईआरटी में अब ये है तो नहीं, बट थोड़े से एग्जांपल इनकी जरूरत अक्सर पड़ती है। तो सम एरोमेटिक आयन, सम एरोमेटिक आयन, अगर मैं इन आयंस की बात करता हूं तो इसमें सबसे फेमस एक आयन आपको यह ध्यान रखना है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन देखते हो, देखो क्या ये अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इस पूरे उसकी बात करता हूं, पहले मैंने लिखवा दिया दिस इज एरोमेटिक, तो आप इसको बस ध्यान रख लीजिए। अच्छा, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बस इतना बताना है आपको। पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर 2। अब अगला हमें जो याद रखना है, हमारे पास ये ऐसे डबल बॉन्ड और नेगेटिव, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान रखने हैं, दैट इज द 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज के पास एक इलेक्ट्रॉन खुद का, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया हुआ, तो कुल मिला के 2 मतलब एक नेगेटिव चार्ज पे हम ये मानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। सम एरोमेटिक सिस्टम में आप इसको ध्यान रखिए। एक एग्जांपल और, द लास्ट जो आपको या आयन को याद रखना है, दैट इज द एक ऐसे और ऐसे, दिस इज द पॉजिटिव।
तो दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है पाई, क्योंकि 6 के 6 पाई बॉन्ड है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इट फॉलो द एरोमेटिसिटी। अब हमारे में सम नॉन एरोमेटिक आयन, जो फेमस नॉन एरोमेटिक आयन है वो है नॉन नहीं, एंटी एरोमेटिक आयन। जो फेमस है एंटी एरोमेटिक आयन, जो फेमस एंटी एरोमेटिक आयन है बेटा, वो एक तो ये वाला है हमारे पास पॉजिटिव, अच्छे से ध्यान रखना है, इट इज अ फेमस एंटी एरोमेटिक आयन। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास एक ये है और एक नेगेटिव। बस आप इन दो को ध्यान रखिए, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और ज्यादा नहीं ध्यान रखना है। नहीं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में ऑलरेडी एक और बता चुका हूं, दो ये, यानी कि साइक्लोब्यूटाडाइईन इज आल्सो एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए आइए, एनसीईआरटी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देती है, और वो कौन सा क्वेश्चन देती है, अगर हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक्सप्लेन व्हाई द सिस्टम आर नॉट एरोमेटिक। अगर हम बात करते हैं बेटा यहां पर पहले ऑप्शन की, नॉट एरोमेटिक की बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम में कैसे लिख के आना है, आपको कुछ नहीं करना, बस इस पर एक एच ऐसे और एक एच ऐसे दिखा देना है, और इस पे जब आप एग्जाम में लिख रहे होंगे तो आप इस पर हाइब्रिडाइजेशन और शो कर देंगे, दैट इज द sp2। आप ऐसे लिखेंगे साइक्लिक, यस। अगर हम बोले कॉन्जुगेटेड, आपके पास मतलब साइक्लिक के बाद हमारे पास आता है प्लेनर, आप कर देना क्रॉस, प्लेनर भी नहीं है, जैसी प्लेनरिटी लूज हुई बस समझ जाओ नॉन एरोमेटिक, पहले पॉइंट प्लेनर नहीं है। दूसरा कॉन्जुगेशन, नहीं, बस हेंस इट इज एंड नॉन एरोमेटिक, हेंस इट इज एंटी एरोमेटिक, सॉरी नॉन, इट इज नॉन एरोमेटिक। अगला, जब अगला यानी कि सेकंड पार्ट अभी आप करोगे, तो सेकंड पार्ट में आप कहोगे सर ये तो हमें कराया हुआ है, ये तो हमें आता है। अरे भैया नहीं कराया है अभी ये, ठीक है। अब अगर इसके स्ट्रक्चर बनाते हो तो यहां पे भी H होगा, यहां पे भी H होगा। बस आप क्या करेंगे, या तो इन H को अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन बना दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आप इसे और थोड़ा अप्रोप्रिएट करने के लिए आप इसको क्या कर दीजिए, यहां पर एक H अबव द प्लेन और यहां पर एक H बिलो द प्लेन बना दीजिए। इससे एग्जामिनर को या टीचर को अपने आप ही दिख जाएगा, जब आप नोटबुक में बना के आएंगे अपने आप ही दिख जाएगा, बच्चे को इसको पता है कि इसमें प्लेनैरिटी नहीं है। आप यहां पर साइक्लिक, यस, क्या मतलब प्लेनर है, प्लेनर आगे करके क्रॉस, क्या कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन नहीं है, तो यानी कि हेंस इट इज नॉन एरोमेटिक लिख दोगे। जब हम इसकी बात करते हैं तीसरा, ये ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है, ये वही है जो साइक्लोब्यूटाडाइईन। आप एग्जाम में जब आएंगे, जब मतलब एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि भैया बनाइए क्या है ये, तो आप क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके नीचे एक स्ट्रक्चर और बना देंगे, आप इसके नीचे एक स्ट्रक्चर और बना देंगे। जब आप ये स्ट्रक्चर बना देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपने स्ट्रक्चर बना दिया, ये आप इंडिकेशन है, बस आप लिख देंगे प्लेन साइक्लिक, साइक्लिक तो है भैया, प्लेनर, प्लेनैरिटी लूज हो गई, बस इतना मेंशन करेंगे, आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं नंबर काट सकता आपके इस पे। चलो ये तो बच्चों हुआ एरोमेटिसिटी वाला पोर्शन हमारे पास। इसमें हमारे पास कि भाई इस चैप्टर में एरोमेटिसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है और किस लेवल के क्वेश्चन हमारे स्कूल एग्जाम में आने, ये तो हुआ एरोमेटिसिटी वाला पोर्शन एंड। अगर हम आगे बढ़ते हैं
तो आता है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैकुले भाई साहब थे, उन्हें फॉर्मूला तो समझ में आ गया था, C6H6 है। बेंजीन का फॉर्मूला समझ में आ गया था, C6H6 है, बट स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा था, क्या बनाया जाए क्या नहीं बनाया जाए। तो कैकुले भाई साहब को एक दिन रात में क्या हुआ, सपना आया। उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा सांप अपनी ही पूंछ खा रहा है। अगले दिन उठे, बस लैब में पहुंचे और क्या हो गया, बना डाला बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब वो कैसा बनाया उन्होंने, अगर उनकी मैं बात करता हूं तो उन्होंने कुछ इस तरीके का बनाया, कार्बन 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 कार्बन, इन पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, H H H H H। यार क्या ये स्ट्रक्चर हमारे पास सही है? यस डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर सही है, स्ट्रक्चर वाइज एज ए स्ट्रक्चर ये सही है। अच्छा, क्या दूसरा कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकता है? अगर मैं इस पे बात करता हूं तो इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा, ठीक है, मैं क्या करता हूं, इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या बनाया, ऐसे करके और बनाया, ये कार्बन 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 C, इस बार डबल बॉन्ड मैंने यहां लगाए इनके बीच में, H H H H H H, ठीक है, डबल बॉन्ड हमने यहां लगाए। ठीक है, डबल बॉन्ड हमने यहां लगाए। अब बच्चे देखो हुआ क्या, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इट इज समथिंग लाइक दिस, यहां पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, इसके स्ट्रक्चर की बात करता हूं तो समथिंग लाइक दिस। अब क्या नेचर में इन दोनों का यही मतलब यही स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है क्या? हमारे पास यहां पर आया डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या असली में बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है? देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर की बात करूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देयर आर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ये है और एक ये, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड फिर अगले उसमें शिफ्ट हो गया, तो अब ये डबल बॉन्ड इतनी स्पीडली डिलोकलाइज हो रहा है, मतलब भाई डिलोकलाइज हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि कहां पर है कब है। इसकी बात मैं रेजोनेंस में भी कर चुका था। जब मैं रेजोनेंस में कर चुका था, बता चुका था कि भाई इतनी स्पीड से, यही तो डिलोकलाइजेशन, यही तो रेजोनेंस है। ठीक है, तो नेचर में जो एग्जिस्ट करता है, नेचर में कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है? नेचर में करता है सी 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 सी, वो करता है समथिंग लाइक, भाई पार्शियल डबल बॉन्ड सब जगह है। दिस इज नोन एज ए, इसको हमने यहां पर ड्रॉ करना है तो मैंने इसके अंदर एक रिंग बना दी। दिस इज नोन एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। और अगर मैं इधर की बात करता हूं, दीज टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यार इसको मतलब ये कैसे, और थोड़ा सा स्ट्रक्चर को एलेबरेट करने के लिए मैंने थोड़ा सा ना एनसीईआरटी की हेल्प ली, क्योंकि एनसीईआरटी के लिए हमें पढ़ाना है। होता क्या है कि कार्बन 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 यहां पर ये कनेक्टेड है H के साथ, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H और H। 6 कार्बन एक प्लेन में है और वो प्लेन के साथ जो डबल बॉन्ड बना रहा है वो, मतलब सॉरी, जो पाई बॉन्ड है वो परपेंडिकुलर उस प्लेन से है, समथिंग लाइक इस तरीके से। भाई ये क्या है, एक प्लेन आ गया, प्लेन कुछ ऐसा है, लो एनसीईआरटी की ही हेल्प ले रहे हैं। प्लेन इज समथिंग लाइक दिस,
और जो पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो ऐसे करके है, यहां पर लगा लो, ऐसे करके है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा है तो मैं फिर से, जैसे मान लीजिए एक कॉर्नर है, कॉर्नर पे अगर मेरे को पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लगाना है, प्लस सॉरी पाई बॉन्ड बनाना, सॉरी पी ऑर्बिटल बनाना है, तो वो समथिंग लाइक ऐसे है, इस वाले पर ऐसे है, इस वाले पर ऐसे है, इस वाले पर ऐसे है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो यही जो हमारे पास ये पाई बॉन्ड्स हैं, एक प्लेन बना, उस प्लेन में अबव द प्लेन है। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके साथ ये पाई बॉन्ड बनाता है, इसके साथ ये पाई बॉन्ड बनाता है, इसके साथ ये पाई बॉन्ड बनाता है, मैंने उन्हीं ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराया है जिनको यहाँ पे इन्होंने ये देखो डॉटेड लाइन से दिखा रखा है। जब डॉटेड लाइन से बनाएंगे तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर। अब ओवरलैपिंग जो बॉन्ड, जो ऑर्बिटल, आप लोग फिर से देखिएगा, जो ऑर्बिटल्स पहले क्या था, अगर मैं आता हूं, देखो एक पी ऑर्बिटल यहां पर था, एक पी ऑर्बिटल यहां पर था, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही। अब सिमिलर प्लेन में तो यहां का पी ऑर्बिटल भी है, अब ये और ये ओवरलैपिंग क्यों नहीं कर सकते? तो अगले केस में हमने क्या ले लिया कि भाई ये भी तो हो सकता है कि इस बार ये वाला पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर ले, ये वाला पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर ले, ये वाला पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप कर ले। यही ओवरलैपिंग चारों तरफ चलती रहती है। तो इस बार हमारे पास पाई बॉन्ड इस तरीके से चलेगा। तो इसकी वजह से हुआ क्या, ये जो ओवरलैपिंग ऊपर की तरफ चल रही थी, कभी इनके बीच में, इनके बीच में, कभी इनके बीच में, इनके बीच में, ऐसे करके ओवरलैपिंग चल रही थी। तो यानी कि बीच में हमारे पास ये जो है कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ऊपर और एक नीचे, एक रिंग यानी एक सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, और ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। आया बच्चों समझ में? तो बेंजीन का स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, बस ये स्ट्रक्चर समझाने के लिए था। स्ट्रक्चर से रिलेटेड एग्जाम में, हमारे स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। अब क्वेश्चंस आते हैं तो कहां से? क्वेश्चंस आने से पहले हम चलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर्स, सम IUPAC name and structure of some benzene derivative। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है तो क्या है हमारे पास? अगर हम बात करते हैं इसकी, ध्यान से बच्चे, अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो, इसका तो नाम आप सबको पता है क्या होगा, ये तो आपको सबको पता है बेंजीन होगा। चलो मोनो डेरिवेशन लगाते हैं, यानी मोनो डेरिवेटिव कुछ कुछ लगाते हैं। इसका नाम हमने रखा, इसका हमने क्या रखा, मतलब हमें पता है क्या है, दैट इज द टॉलुवीन। अगर हमने यहीं पर इसकी जगह OH लगा दिया तो क्या हो जाएगा? इसको बोला जाता है फिनॉल। ठीक है, और अगर हमने बेंजीन के साथ OH के अलावा मैंने क्या लगा दिया, मान लीजिए OCH3 लगा दिया, दिस इज एनीसोल। अगर मैंने बेंजीन के साथ OCH3 के अलावा, लेट सपोज मैंने लगा दिया NH2, दिस इज एनिलीन। अच्छा, और मैंने क्या लगाया, मान लीजिए मैंने COOH लगा दिया, दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड। ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है। चलिए बच्चों, अगर हम थोड़े से और समझते हैं, भाई बेंजीन रिंग पर अगर हमारे पास ये कोई ग्रुप लगा है तो ये पोजीशन उस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, दिस पोजीशन इज ऑर्थो, ये दोनों,
दिस इज ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो, दिस इज ऑर्थो के अलावा क्या आ जाएगी, दिस इज मेटा एंड दिस इज मेटा, दिस इज पैरा। अगर हम ऐसा करते हैं तो जैसे कि मेरे पास इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, आइए इन तीन का नाम करते हैं। दिस इज Cl, Cl, फिर हमने लिखा एक बार Cl, Cl, फिर एक बार हमने लिखा, अगर हमने लिखते हैं तो Cl और Cl। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये है हमारे पास ऑर्थो पे O डाइक्लोरो बेंजीन, दिस इज M डाइक्लोरो बेंजीन, इसका नाम क्या होगा, P डाइक्लोरो बेंजीन। सिमिलरली अगर जैसे हमने बात करा कुछ सिमिलर टाइप के कंपाउंड की और बात कर लेते हैं। अगर बेटा हमारे पास क्या होगा, मान लेते हैं ये है हमारे पास CH3 और CH3, इसको बोला जाता है O पर है ओजाइलिन। अगला भाई जाइलिन कॉमन, दो CH3 लगे, CH3 और CH3, दिस इज एमजाइलिन। फिर अगर हम बात करते हैं दिस इज द CH3 और CH3, और इसको बोला जाता है एमजाइलिन के साथ साथ इसे बोला जाता है पीजाइलिन, पीजाइलिन। ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्या होंगे, ये कुछ ऐसे डेरिवेटिव्स और उनके कॉमन नेम बोलो या IUPAC नेम, यही नाम चलते हैं। तो यहाँ पर हम नॉमेनक्लेचर वाले सिस्टम को एंड ना करके मतलब खत्म करते हैं यहाँ पर। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब नया टॉपिक है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में से दो रिएक्शंस आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। पहली रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, नॉट इथीन, दिस इज द इथाइन। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, आपको याद होगा एक रिएक्शन मैंने आपको कराई थी C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। अगर हम बात करते हैं यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की वजह से ये इधर, ये इधर, ये इधर कनेक्ट हो जाता है और किसकी प्रेजेंस में, रेड हॉट आयरन ट्यूब, Fe ट्यूब। अच्छा, बुक में यूजुअली जब हम एल्काइन वाले पोर्शन में पढ़ते हैं तो लिखा होता है 873 केल्विन टेम्परेचर, 10 to 20 ATM प्रेशर। ठीक है, ये हमारे पास टेम्परेचर होगा और प्रेशर। अच्छा, टेम्परेचर थोड़ा अप एंड डाउन भी होगा तो चलेगा, मतलब 800 700 समथिंग केल्विन में होगा तो चलेगा। इसकी वजह से क्या बन के आया, अगर हमारे पास बन के आता है ये बेंजीन। अच्छा बच्चों, अगर हमारे पास यहीं पर एक मतलब प्रोपाइन यूज हो जाता, ये तो खैर इथाइन मैंने यूज करा है, अगर मेरे पास प्रोपाइन आ जाता, भाई प्रोपाइन की रिएक्शन, चलो हम पिछले पेज पे ही लिख लेते हैं। प्रोपाइन अगर आ जाता भाई, हमारे पास क्या हो जाता, इस H की जगह पर जगह नहीं बन पाएगी इतनी, तो हम आगे ही चलते हैं। हमारे पास क्या हो जाता, C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C। इसकी जगह CH3 लगाइए, इसकी जगह CH3 लगाइए, इसकी जगह CH3 लगाइए, बाकी H H और H। देखो 1 2 3, सॉरी 1 2 3, तो हमारे पास कार्बन 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 प्रोपाइन हो गया। अगर इसकी रिएक्शन आपने क्या कर दिया, रेड हॉट Fe, टेम्परेचर क्या लिखा जाएगा,
वही 773, तो टेम्परेचर 873 या 773, आप कुछ भी लिख दीजिए। 873 केल्विन, 10 to 20 एटीएम प्रेशर, और क्या बन के आएगा, ये बोला जाता है मेसिटाइलिन। दिस इज अ CH3, दिस इज CH3 और दिस इज CH3, इसको बोला जाता है मेसिटाइलिन। ये कंपाउंड बन के आएगा। तो पहली रिएक्शन हो गई, बस इसमें दो से ज्यादा वेरिएशन हमारे कोर्स में नहीं आएंगे, दूसरा भी नहीं आएगा, ये तो मैंने लिखा दिया है, पहले से ही अपना काम चलेगा। फिर आता है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। अब एरोमेटिक एसिड क्या होता है, अगर मैंने जैसे बोला दैट इज द बेंजोइक एसिड, आप बेंजोइक एसिड यानी कि C डबल बॉन्ड OOH, पहले इसकी रिएक्शन देखो, या तो आप सीधे करा दीजिए चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं, किसी के स्कूल में ये होता है कि नहीं सर हमें तो पहले ऐसे कराया गया है, वैसे कराया गया है, तो ठीक है, आप क्या करिएगा, यहां पर हमारे पास आता है, पहले आप इसे NaOH से रिएक्शन करा दीजिए, एक सॉल्ट बन के आएगा। अब इस सॉल्ट का डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं। अब ये आया O- और Na+, अगर इसका डीकार्बोक्सिलेशन करना है तो NaOH और CaO। ये रिएक्शन याद करो, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पढ़ाई थी मैंने, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन का ही सेम कॉन्सेप्ट, डीकार्बोक्सिलेशन वाया सोडा लाइम। जब आप उसमें देखेंगे तो यहां से CO2 निकलेगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां से हमारे पास CO2 निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास बेंजीन रिंग प्लस CO2, बेंजीन रिंग प्लस CO2, ये हमारे पास बन जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया, ये रिएक्शन याद रखें। फिर हमारे पास आता है बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन आता है, पेज ऐड नहीं करना था, नेक्स्ट रिएक्शन आता है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। ज्यादा कुछ नहीं, बस फिनॉल लीजिए, उसको Zn के साथ रिएक्शन करा दीजिए, इसमें ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं आता है। OH की जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराया, जिंक डस्ट, तो हमारे पास क्या आ जाता है, बेंजीन बन के आता है। सिलेबस में ये 3 रिएक्शन है, इन 3 रिएक्शन से हमारा काम चलेगा, इससे ज्यादा हमें और नहीं सोचना है। ये 3 रिएक्शन हमारे सिलेबस में, इन 3 रिएक्शन से हमारा काम चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, ये हुई हमारी प्रिपरेशन। अगर हमारे पास आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करते हैं तो बेंजीन, जो हमें मेन फिजिकल प्रॉपर्टी याद रखनी है वो है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है। आइए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बेंजीन के, उसकी बात करता हूं स्ट्रक्चर की। तो यार स्ट्रक्चर में देखते हैं, H ये लगा हुआ है, 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 H ये, H ये। अब यार इसकी वजह से डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर, और इसकी वजह से डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर। भाई हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन। तो कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, उसकी वजह से ऊपर से नीचे, नीचे वाले की वजह से नीचे से ऊपर। भाई कुल मिला के ये कैंसिल आउट हो गया, इसकी वजह से ये और इसकी वजह से ये कैंसिल आउट, इसकी वजह से ये और इसकी वजह से ये कैंसिल आउट। तो ये तो हुआ हमारे पास μ0, यानी इसका क्या है, हो गया μ = 0। इस वजह से इट इज अ नॉन पोलर, तो हम बोल सकते हैं कि बेंजीन इज a non-polar solvent. It is liquid at room temperature. It is liquid at room temperature. बस आपको जो मेन कंपोनेंट था इसका μ0 होता है और इट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। फेमस नॉन पोलर सॉल्वेंट में से एक है ये, ठीक है। तो इट इज अ फेमस, या इसके साथ साथ और भी होते हैं जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये हो गया, ईथर हो गया, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। बेंजीन उसमें से वन ऑफ द फेमस नॉन पोलर सॉल्वेंट है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद
इसमें दो मेन हमारे पास क्या आती है केमिकल प्रॉपर्टीज, पर वो दो में से एक ना ठीक ठाक बड़ी है। दो में से एक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए, इलेक्ट्रोफाइल क्या था? इलेक्ट्रोफाइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, अगर हमने बेंजीन की रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से कराई तो अब होता क्या है, वो इलेक्ट्रोफाइल उस बेंजीन में जाके कनेक्ट हो जाता है और वहां से क्या करता है, उसको रिमूव कर देगा और ये हमारे पास क्या हो गया, ई लिख के आ जाएगा। अगर मैं इसके मैकेनिज्म, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़े मैकेनिज्म पे नहीं जाता हूं, हमारी एनसीईआरटी ठीक ठाक अमाउंट में उसे लिखती है, पर मैं उतना नहीं लिखकर मैं आपको बढ़िया ट्रिक से बताता हूं। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, यही मैकेनिज्म लगभग हम हर स्टेप में फॉलो करेंगे, ठीक है, हर उसमें फॉलो करेंगे। मैकेनिज्म होता क्या है, जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर भाई H है, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जो रिंग है ये E प्लस पर अटैक करते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये जाके इससे कनेक्ट होगा। अब जहां पर भी मैं कनेक्ट करता हूं, चलो ठीक है, मैंने ये बॉन्ड पाई बॉन्ड इधर की साइड तोड़ा होगा, ये नेगेटिव चार्ज इससे कनेक्ट हो गया। फिर से एक बार ये पाई बॉन्ड जो बना हुआ है ये चीज इधर तोड़ी होगी और ये वाली चीज जो है वो E प्लस से कनेक्ट हो गई। तो बेटा हमारे पास अगर मैं बात करूं ये ऐसे, तो ये आया डबल बॉन्ड, ये आया डबल बॉन्ड, हेयर इट इज अ पॉजिटिव चार्ज और ये क्या हो गया, E कनेक्ट हो गया और इस पे ही H होगा। दिस इज द एरीनियम आयन, इसे बोला जाता है एरीनियम आयन। ये एरीनियम आयन कहलाता है बेटा। अब यार यहां ना मतलब एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गई और एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, ये मैंने वहीं पे बताया था। तो एरोमेटिसिटी वापस गेन करने के लिए ये H प्लस लूज करता है माइनस H प्लस, और हमारे पास क्या जोड़ देना है, ये ले जाके ऐसे जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है आपको, ये ऐसे। बट क्या E रह गया? यस, E रह गया। तो आप इसके नाम पे जाइए, इलेक्ट्रोफाइल आए, H को लात मारी, खुद बैठ गए। हो गया दो स्टेप का मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज नोन एज ए इलेक्ट्रोफाइल आए, सब्स्टिट्यूट कर दिया, जा गए, जाके लात मारी, मैंने तो घुसा मार दिया, ठीक है, जाके घुसा मारा, हटाया और खुद जाके विराजमान हो गए, यानी बैठ गए। पॉइंट क्लियर हो गया? तो यार बच्चे देखो बैठ तो गए, अब कैसे क्या क्या रिएक्शंस आएंगे इसमें, भाई ये है बेसिक। आपको मेनली इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना आना चाहिए। अगर मैं पहली रिएक्शन करता हूं, पहली रिएक्शन यानी इसको ABCD से कर लेते हैं, दैट शुड बी ABCD टाइप से कर देते हैं। ए, हैलोजिनेशन या क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में होता क्या है, हमारे पास बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन क्या कराई जाती है, Cl2 ओब्लिक एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करा दे, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ करा देते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है वो किसी एक जगह पर Cl लगा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मैकेनिज्म तो मैंने बताया नहीं है कि जिसको समझ में आना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। लग तो गया है, कैसे ये लग रहा है, ये पहला स्टेप भाई साहब, Cl सिंगल बॉन्ड Cl प्लस इसकी रिएक्शन हमने AlCl3 से कराई। अच्छा, एल्यूमिनियम इज अ लुईस एसिड, दिस इज द लुईस एसिड। लुईस एसिड होने की वजह से ये बॉन्ड, दिस बॉन्ड ब्रेक लाइक दिस, दिस Cl विल अटैक ऑन दिस, और हमारे पास जो कंपाउंड बन के आता है वो आता है Cl, ये आएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4 माइनस।
अब राइट नाउ सेकंड स्टेप क्या होता है, कहता है भाई साहब बेंजीन, अरे भाई मैं अवेलेबल हूं, आइए और हम क्या कर लेते हैं, यहां पर इन्होंने मिलके एक बॉन्ड बना लिया, पर लग गया और क्या। अच्छा, टू स्टेप मैकेनिज्म दिखाना है, ठीक है चलो भाई टू स्टेप मैकेनिज्म दिखा देता हूं मैं आपको। ये बॉन्ड टूटा तो यहां पर आया होगा Cl और दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर आया होगा H, माइनस H प्लस लूज हो गया, ये बॉन्ड ऐसे गया और वापस से क्या लग गया, ये कुछ इस तरीके से लग गया, दिस Cl। अरे भाई ये टू स्टेप मैकेनिज्म बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, आप जब नोट डाउन करोगे, नहीं तो लिख लो, कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक ये चीज हो गई, आप लोग इसको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। अगर यही इफ एक्सेस ऑफ रिएजेंट इज प्रेजेंट एड, इफ इसी में आता है नोट, ये एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखी हुई है, इफ एक्सेस ऑफ reagent is present। अच्छा, ये रिएक्शन जो है थोड़ी सी किसमें कराई जाती है, जब हमारे पास ये रिएक्शन, इसकी हमने थ्राइस ऑफ Cl2 के साथ करा दी है इन द प्रेजेंस ऑफ AnCl3 AlCl एनहाइड्रस AlCl3 डार्क, और इसमें हमारे पास डार्क में कराते हैं तो ये बन के आता है हमारे पास कुछ इस तरीके से, और Cl 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 और Cl और Cl और Cl लग गया। ध्यान रखना है ये रिएक्शन हमारे पास किस में होनी है, डार्क में होनी है, किस में होनी है, डार्क में, जो एक्सेस ऑफ उसमें अवेलेबल। चलिए बच्चे हम अगर अगले में बढ़ते हैं, तो ये रिएक्शन सेकंड यानी कि बी रिएक्शन हमारे पास अवेलेबल होती है अगर हम बी रिएक्शन कराते हैं। सो बी रिएक्शन हमारे पास आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है, अगर बेसिकली मैं नाइट्रेशन की बात करता हूं तो नाइट्रेशन में बेंजीन रिंग रिएक्ट करती है किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करके यहां पर बन के आता है कुछ इस तरीके से, और NO2 लगा देते हैं। अच्छा, मैकेनिज्म मैंने बोला ना, मैकेनिज्म में समझ में आता है कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है। एक बार इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो समझ में आ गया। पहला स्टेप हमारे पास N डबल बॉन्ड O और OH, कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है, HO डबल बॉन्ड O और OH, इसमें से ये लोन पेयर इस H पे अटैक करता है और इन भाई साहब से H प्लस ले लेता है। भाई साहब ये बड़ा फेमस नीट का क्वेश्चन है कि यहां पर ड्यूरिंग द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन HNO3 एक्ट एज ऑप्शन ए एसिड, ऑप्शन बी बेस, ऑप्शन सी हमें नहीं पता, ऑप्शन डी हमें आता नहीं। तो सी और डी वाले तो बहुत बच्चे हो जाएंगे, है नहीं। आज मैं बता रहा हूं तो आप लोगों को पता चलेगा कि असली आंसर क्या है, और सी और डी वाले बहुत बच्चे नहीं होंगे, यानी आप ए और बी वाली में से आ जाएंगे कैटेगरी में। तो ये जो है एज ए बेस यहां पर रिएक्ट करता है क्योंकि H प्लस ले रहा है, दिस इज एसिड। बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अब सर HNO3 तो एसिड है, नहीं नहीं भैया, यहां पर बेस की तरह यूज होता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आएगा दैट शुड बी, अगर हम देखते हैं तो ON एरो डबल बॉन्ड O और पॉजिटिव,
क्या मैं इसे NO2 पॉजिटिव लिख सकता हूँ, इधर की साइड लिख सकते हैं? अच्छा नहीं नहीं नहीं, अभी आप में एक स्टेप रह गया है, फिर आप कहोगे सर ये क्या हो गया, हमें कुछ समझ नहीं आया। चलिए ठीक है, मैंने ये डबल बॉन्ड बनाया, अभी है हमारे पास OH और H। एक्चुअली उसी पे फोकस करता हूं जो चीज मुझे बनानी है। तो यहां पर ये आया, इस बॉन्ड को मैंने कुछ ऐसे तोड़ा होगा, और इसे तोड़ने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड बन के आएगा N डबल बॉन्ड O और O। पॉजिटिव चार्ज कहां आया होगा भाई, ये बॉन्ड इधर टूटा है तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आया होगा। बस फिर क्या था, फिर तो सेकंड स्टेप हमने लिया, बेंजीन पहुंचा उसके पास, और बेंजीन की रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी, दिस NO2 पॉजिटिव। बस अब आपको मैकेनिज्म आता ही होगा पिछला वाला, आप सेम मैकेनिज्म फॉलो करते हुए NO2 को लगा दीजिएगा। बस अब NO2 हो गया पिछले वाले केस में। आया बच्चों समझ में किस तरीके से फॉलो हो रहा है? चलिए बी पार्ट हो गया हमारे, मैंने बोला था ना इसके अंदर ही 5 रिएक्शंस आती हैं, तो यानी कि सी पार्ट आता है हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हमारे पास बोलते हैं क्या है कि जब बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करा दी हमने, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ करा दी, इसी को बोला जाता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेसिकली बेंजीन रिंग पर जो लग के आता है दैट विल बी द SO3H। तो क्या SO3H इज द इलेक्ट्रोफाइल हेयर? भाई प्लस चार्ज के साथ ये आया क्या? आइए चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं तो मुझे पता है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम लिख रहे हैं, ये होता क्या है एक्चुअली, इट इज अ कॉम्बिनेशन, ये जो हमने लिखा है इसी को H2S2O7 यानी कि ओलियम बोल देते हैं, ओलियम। ओलियम बोल देते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ H2SO4 प्लस SO3। तो यार ये SO3 ही एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पर देखो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव, तो दिस सेंटर इज द इलेक्ट्रोफाइल, दिस सेंटर इज द इलेक्ट्रोफाइल। पार्शियल पॉजिटिव होने की वजह से बेंजीन रिंग, अब क्या करूं यहां पे मजबूरी है थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए, बेंजीन रिंग कुछ इस तरीके से बिहेव करती है। ये डबल बॉन्ड उस पे जाएगा, अटैक करेगा और क्या बनाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये डबल बॉन्ड और यहां पर पॉजिटिव चार्ज और सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O निगेटिव, और यहां H है, और यही H जो है ये क्या करेगा, ये H इधर जाएगा, ये कलर दिखाई दे रहा है, यस दिखाई दे रहा है, ये इधर जाएगा और इधर जाने के बाद ये जो चीज है ये नेगेटिव चार्ज इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज इस पे पहुंच जाएगा, तो रिंग पे लगेगा, यहां पर आता है, ये क्या करता है, दिस इज अ SOH O, तो ये लग जाता है हमारे पास, तो यही तो है देखो SO3H, SO3H। तो here what is electrophile, this SO3 is the electrophile, not SO3H is the electrophile. What is electrophile here? Here electrophile is SO3. Right now the fourth reaction यानी कि AB
C, D, that is the Friedel-Crafts alkylation. फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलिए बच्चे, अगर हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करते हैं तो होता क्या है, इसमें हमारे पास बेंजीन की रिएक्शन हमने किससे कराया, एरो के ऊपर लिखते हैं, एरो के ऊपर RCl और एनहाइड्रस AlCl3 लिखते हैं। तो बन के क्या आएगा, यहां पर आता है हमारे पास R ग्रुप लग जाता है। आइए मैकेनिज्म देखते हैं बच्चे, मैकेनिज्म क्या चल रहा होगा। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करता हूं तो हमारे पास इससे नहीं, पहले RCl, इसकी रिएक्शन मैंने एनहाइड्रस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, AlCl3 के साथ कराई। जब मैं AlCl3 के साथ कराता हूं तो हमारे पास क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड इधर टूटता है और ये Cl के साथ जुड़ता है, तो दिस इज द R+, एक कार्बोकैटायन बन के आता है। क्या आता है, कार्बोकैटायन, प्लस अगर AlCl3 तो यानी AlCl4 नेगेटिव बन के आ गया। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसमें से सेकेंड स्टेप जो है हमारे पास बेंजीन और ये R+ के साथ कंबाइन हुआ और ये बन के आया हमारे पास, दिस इज R ग्रुप लग गया। ये अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, ये मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। चलिए बच्चे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, भाई इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने बेंजीन रिंग ली। अब बेंजीन रिंग मैंने ली तो बेंजीन रिंग की रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी, मैं एरो के ऊपर लिख रहा हूं CH3 Cl और AlCl3। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप जब कभी भी करो तो एक छोटा सा एक स्टेप मैकेनिज्म कर लीजिए। इसका मैकेनिज्म छोटा सा लिख लेते हैं, यानी कि CH3 Cl ने AlCl3 के साथ रिएक्शन करी होगी और ये हमें प्रोडक्ट बना के देगा CH3 पॉजिटिव प्लस AlCl4, और ये CH3 पॉजिटिव क्या करेगा, हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना के देगा, CH3 लग जाएगा। चलिएगा एक एग्जांपल और देते हैं हम आपको। एक एग्जांपल और है कि भैया बेंजीन की रिएक्शन हमने किससे करा दी, CH3 CH2 Cl से, तो AlCl3 यूज होगा। अगर आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा, तो यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा और वो आके इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप वन स्टेप जो होता है, आपने क्या बनाया, पहले CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन AlCl3 के साथ कराई और क्या बना होगा, CH3 CH2 पॉजिटिव, और इसका फर्दर बेंजीन के साथ रिएक्शन कराने के बाद हमारे पास क्या बन के आ गया, ये और CH2 CH3 आ गया। क्या यहां तक दिखाई दे रहा है? हाँ जी बच्चों, दिखाई तो दे रहा है। चलिए एक बड़ा यूनिक सा एग्जांपल मैं लेता हूं, एक एग्जांपल मैं और लेता हूं। मैंने बोला कि बच्चों जो रिएक्शन है बेंजीन की, बेटा क्या है, ये हमने रिएक्शन लिया और इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई, मैंने रिएक्शन करा दी CH3 CH2 CH2 Cl। व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, अभी प्रोडक्ट क्या बनेगा, चलिए हमारे पास पहला स्टेप है CH3 CH2
CH2 और Cl, इसकी रिएक्शन मैंने एनहाइड्रस AlCl3 से करा दी, तो बनेगा क्या? बन के आता है हमारे पास CH3 CH2 और CH2 पॉजिटिव। यार क्या ये स्टेबल कार्बोकेटायन है? इट इज अ 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकेटायन आता है तो इसको हम 1,2H माइनस शिफ्ट के साथ, आप कहोगे सर ये कौन सी बला पढ़ा दी, पिछले 2 लेक्चर यानी कि एल्कीन वाला लेक्चर जाओगे तो उसमें समझ में आएगा ये कैसे बताया था। इस H को बस इधर पहुंचाना है H माइनस की फॉर्म में, तो इससे इस पोजीशन पे जाना 1,2H माइनस शिफ्ट, और ये बन क्या गया? दिस बिकम CH3CH और CH3 पॉजिटिव। अब राइट नाउ दिस इज अ स्टेबल कार्बोकेटायन, और ये जाके कनेक्ट होगा बेंजीन रिंग से, और ये बेंजीन रिंग से कनेक्ट होता है, और ये क्या होगा हमारे पास? ऐसे करके CH3 और CH3। समझ में आया? यानी कि अगर कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हो रहा हो तो रीअरेंजमेंट कराइएगा, वो भी इस केस में। अगला आता है हमारे पास बच्चों लास्ट रिएक्शन इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, दैट इज द, हमारे पास क्या होता है, लास्ट रिएक्शन है इसमें, और वो क्या है? दैट इज अगर हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो बेसिकली जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, अगर बेंजीन रिंग की रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी? बेंजीन की रिएक्शन हमने, अगर हम एरो दिखें तो एरो पर हम लिखते हैं AlCl3 RC डबल बॉन्ड O और Cl एनहाइड्रस AlCl3। तो इसमें कनेक्टेड क्या होता है? इसमें कनेक्ट होगा बेंजीन रिंग से C डबल बॉन्ड O और R। आइए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म, जब हम RC डबल बॉन्ड OCl की रिएक्शन AlCl3 के साथ कराते हैं तो हमारे पास आता है RC डबल बॉन्ड O और ये पॉजिटिव। यही RCO पॉजिटिव जो है, यानी कि बेंजीन, दिस इज अ स्टेप 1, दिस इज अ स्टेप 2। बेंजीन हमारे पास क्या आता है? बेंजीन की रिएक्शन RC इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा? ये आता है। चलिए एक सिंपल सा और प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं। अगर हम एक सिंपल सा और प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं तो बेंजीन की रिएक्शन आप कराइए किससे? CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl से AlCl3 की प्रेजेंस में। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, बस अब R की जगह CH3 लगा हुआ है, तो यानी कि जो पहला स्टेप हुआ होगा, पहला स्टेप कुछ ये हुआ होगा। AlCl3 की रिएक्शन के साथ, अगर हम AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन के आएगा हमारे पास? बन के आएगा CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और यही चीज बेंजीन के साथ रिएक्शन करके हमारे पास क्या बना देगा? CH3। यही चीज हमारे पास क्या बना देगा? CH3। भाई सबको समझ में आया? ठीक है, कुछ ये हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हुई। अब आता है अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन। उससे पहले मैं एनसीईआरटी हमारे पास किस चीज का डिस्कशन करती है? एनसीईआरटी हमारे पास डिस्कशन करती है
नहीं, इससे पहले अब मैं इसका डिस्कशन कर ही देता हूं, नहीं तो एनसीईआरटी इसी चीज का डिस्कशन एक टॉपिक के बाद करती है। वो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction in aromatic monosubstituted benzene substituted benzene। बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूं बेटा, तो जैसे ना मैं फिनॉल, एक एग्जांपल पहले लेता हूं। फिनॉल के अगर मैं याद करूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने जल्दी से आपको मैं बना के दिखा दे रहा हूं, मैंने आपको बताए हुए हैं, तो आप इसे जल्दी से मतलब इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, नहीं तो आप खुद से पहले एक बार ड्रॉ करें और उसके बाद उसे बनाएं। ये मैंने रेजोनेंस में आपको सिखाए हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक बार बेंजल्डिहाइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूं जल्दी से। ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखे हैं, तो मैं बस थोड़ा सा फास्ट वे में इनको ड्रॉ कर रहा हूं। सो बेसिकली आप एक चीज नोटिस करें कि एक एग्जांपल में यानी कि फिनॉल में नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी रिंग पर आई है, और वो भी कौन कौन सी पोजीशन पे, एक इस पर आई होगी, एक इस पर आई और एक इस पर आई, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा पर। एक रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, और कहां से कम हुई है, एक हुई है हमारे पास ऑर्थो से, पैरा से एंड ऑर्थो से, यानी कि मेटा पे कोई असर नहीं पड़ा। एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से कम हुई, एक बार ज्यादा हुई। तो यार जब हमारे पास अगर मान लेते हैं, अगर मेरे पास तो अगर OH लगा होगा और एक बार बेंजल्डिहाइड लगा होगा, C डबल बॉन्ड O और H दोनों में आके इलेक्ट्रोफाइल ऐड होना चाहिए। तो यार किसमें ज्यादा फास्टर ऐड होना चाहेगा, ठीक है, अगर इसका मैं R1 बोलूं, इसे मैं R2 बोलता हूं, रेट, देयर इज अ रेट, तो R1 यानी कि OH। अच्छा, अब इलेक्ट्रोफाइल किस जगह जाके ऐड होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव चार्ज जहां जहां पे बढ़ रहा है, बढ़ कहां पे रहा है, E पर
और मतलब ऑर्थो पर और मेटा पर। इसमें घट कहां से रहा है, ऑर्थो एंड पैरा, यानी मेटा पे विचारा जाएगा क्योंकि घट रहा है, वहां तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचा नहीं, पॉजिटिव चार्ज जाके कनेक्ट होना है। तो यहां पर क्या बनेगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आता है CHO, दिस इज द E। अगर मैं R1 इज ग्रेटर देन R2, दिस इज द रेट। अब ये रेट की बात आ रही है, मींस इस बेसिस पर मैं ग्रुप्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकता हूं। एक होता है, अगर हम बात करते हैं ये जो ग्रुप कनेक्टेड है, ये जो बेंजीन रिंग से ग्रुप कनेक्टेड है, ये G कैन बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एज ए पॉइंट वाइज लिख देता हूं, ठीक है, एज ए पॉइंट वाइज लिख देता हूं। अब हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात करता हूं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। भाई आने वाले मतलब एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन का नाम जो है ना, आप इसको ये बोला हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्टकट में बोला जाता है EAS, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यार अगर हमारे पास इसमें इन्फ्लुएंस की बात करी जाए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर EAS। दीज आर हमारे पास क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग for EAS reaction। ठीक है, अब स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं, अच्छा यहां तो एक्टिवेटिंग ग्रुप लिखने हैं ना, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं बेटा, वो है OH, NH2, OCH3 और NH, नहीं आप बस 2 याद रखिए, CH3 और याद रख लीजिए। मॉडरेट एक्टिवेटिंग, मॉडरेट एक्टिवेटिंग में आप याद रखेंगे एक तो NH में NH C डबल बॉन्ड O, इसे मैं अगले पेज पे लिख देता हूं, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग वाले को। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, एक तो OH याद रखना है, NH2 याद रखना है, OCH3 याद रखना है, एंड अगर आपको याद रखना है तो NHR याद रखना है। मॉडरेट एक्टिवेटिंग याद रखने के लिए एक्टिवेटिंग, अगर मैं मॉडरेट एक्टिवेटिंग की बात करता हूं तो हमारे पास आता है NHCOR, फिर आ जाता है NH, ऐसे लोन पेयर जो रेजोनेंस में साथ में हो, या हमारे पास आ जाता है
C डबल बॉन्ड O H ETC। वीक एक्टिवेटिंग में वीकली एक्टिवेटिंग, अगर वीकली एक्टिवेटिंग में बात करूं तो एक तो ले लो आप आर ग्रुप। आर ग्रुप में कौन सा आ सकता है? CH3 आ सकता है, CH2CH3 आ सकता है, और CH और CH3। बस, बहुत ज्यादा नहीं लेने आपको। अब हमारे पास अगला जो आता है ये आता है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से हैं? स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में हमारे पास NO2 आता है, CN आता है, ठीक है, NO2 आता है और CN आता है, ये दो याद रखने। अच्छा, और भी बोलूं तो NH3 पॉजिटिव, एक ये याद रखना एक्स्ट्रा। मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में एक तो CHO, C डबल बॉन्ड OR और C डबल OH याद रखना है। वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में एक्टिवेटिंग ग्रुप में वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो वीकली में आता है FCl BrI। तो ये वाले जो हैं हैलोजन्स आर वीकली एक्टिवेटिंग, नोट हैलोजन आर वीकली deactivating but still ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ये एज ए एडिशनल पॉइंट लिखाया है, ये ध्यान रखना है बस इतना, इससे ज्यादा अभी हमें जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। चलिए, इससे ना ऐसे समझ में नहीं आएगा, इससे रिलेटेड पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी। अच्छा, जो ज्यादा एक्टिवेटिंग, जो वो ज्यादा रिएक्टिव, और जिसमें ज्यादा डीएक्टिवेटिंग लगा होगा वो ज्यादा लेस रिएक्टिव। तो सबसे पहला ए ऑप्शन पहला चलता है क्लोरोबेंजीन। आपको पता है इट इज अ वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, दिस इज ए फर्स्ट। फिर आता है 2,4 डाई नाइट्रो यानी कि Cl NO2 और NO2। भाई दो दो भर के डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे हैं, और तीसरा भी डीएक्टिवेटिंग। पैरा नाइट्रो यानी कि इस पोजीशन पे Cl लगा दो और NO2 यानी कि थर्ड। तो हमारे पास सबसे ज्यादा, भाई सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इसमें लगे हैं, तो सबसे ज्यादा इस एक्टिवेटिंग कौन सा होगा? पहला, देन तीसरा, देन दूसरा। एक्टिवेटिंग नहीं मतलब सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि जितना ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप उतना रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव कंपाउंड। बी ऑप्शन में देखते हैं, तो बी ऑप्शन है हमारे पास टॉल्वीन, यानी कि टॉल्वीन का स्ट्रक्चर ये आता है CH3। फिर आता है पैरा CH3 यानी कि दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर हमारे पास आया C6 यानी बेंजीन, और एक साइड CH3 लगाया और एक साइड NO2 लगाया, दिस इज अ सेकेंड स्ट्रक्चर। फिर थर्ड स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं, तो थर्ड इज अ पैरा NO2। ओहो, दो NO2 ग्रुप यानी कि थर्ड। तीन डीएक्टिवेटिंग, दो डीएक्टिवेटिंग, एक डीएक्टिवेटिंग, एक एक्टिवेटिंग, एक एक्टिवेटिंग, बस। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? पहला।
देन दूसरा, देन तीसरा। ये हो गया बी का आंसर। ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया। बस ये चैप्टर अब एंड होने वाला है, बस मात्र 2 छोटी छोटी रिएक्शंस बची हैं और कुछ नहीं बचा है, सिंपल एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में ए पार्ट अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन H2 से करा दूं, वो भी 3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो बन के आता है हमारे पास बस साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। अगर मैंने बी पार्ट बेंजीन की रिएक्शन किससे करा दी, प्लस Cl2 से करा दी 3 टाइम्स इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, तो हमारे पास आ जाता है ये Cl 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 और Cl। दिस इज अ बेंजीन। कहोगे सर बेंजीन तो बचा ही नहीं, पर पता नहीं, हम NCERT हेक्सा क्लोराइड, ये होता है BHC। ये क्या होता है, BHC। यहाँ पर हमारे पास जो आएगा दैट इज द यूवी लाइट आता है, यूवी लाइट, यूवी लाइट। तो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट ये रिएक्शन हमारी प्रेजेंट होती है और ये बनता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट, ये मतलब ये नीट एग्जाम में या फिर आप स्कूल एग्जाम के पेपर वेपर देते हैं तो इसमें ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा आने की चांस है। सो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर, तो कैसा लगा आपको लेक्चर प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इसके नोट्स, कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे। सो इसके सभी के मतलब सभी वीडियो के कमेंट में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐड कर दूंगा और उस लिंक में आप क्लिक करेंगे तो वहां जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वही नोट्स जो मैंने यहाँ पर ये अभी लिखा है, इन्हीं नोट्स को आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, वरना फिर मैं अपनी क्लास में मतलब जो मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ उस क्लास में बच्चों से पूछ कर कि भैया आपके सिलेबस में क्या क्या आ रहा है फाइनल एग्जाम में, उस बेसिस पर एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ, एक न्यू सरप्राइज के साथ। सो ठीक है गाइज, मिलते हैं, थैंक्स। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।